हेलो बच्चों, ये है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। क्लास 11 पढ़ने वाले हम लोग यहीं से आरंभ करेंगे अपना पूरा जो जर्नी है। ठीक है, वेलकम टू इडियट एटम। अब इडियट एटम क्यों नाम पड़ा, कोर्स कंटेंट क्या क्या है, कैसे कैसे चैप्टर पढ़ने वाले, ये नहीं देखा तो इससे पहले वाला वीडियो एक देख लेना, लिंक आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे फिजिक्स क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, बस इतना ही है। ये चैप्टर ज्यादा नहीं है, तो इसके नोट्स भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट वो आप लिख लेना। मैं हमेशा से कह रहा हूं, जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उन सारे चैप्टर्स के लास्ट लेक्चर में आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरी आपको एडवाइस कह लो या रिक्वेस्ट कह लो, अपने नोट्स खुद बनाना, क्योंकि अल्टीमेटली आपके अपने नोट्स ही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? अब भैया बात क्या है, फिजिक्स है क्या, इतना ज्यादा हल्ला क्यों मच रखा है फिजिक्स का? देखो, आप अपने इर्द गिर्द देखोगे, हवा का चलना, फैन से हवा आना, ठीक है, लाइट से लाइट निकलना, बल्ब से लाइट निकलना, ठीक है, ये सब कुछ किसी ना किसी एक नियम को फॉलो कर रहा है। नेचर के किसी ना किसी एक लॉ को फॉलो कर रहा है, किसी ना किसी रूल से चल रहा है ये सब। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ नेचर बिहेव्स एंड व्हाई इट बिहेव्स दैट वे। ठीक है, कैसे बिहेव करता है और वो ऐसा ही क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। बात समझे कि नहीं? जैसे दिन में देख रहे हैं आसमान नीला है, शाम को हल्का हल्का ये ऑरेंज कलर का कैसे हुआ जा रहा है, येलो कलर का कैसे हुआ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। ये सब आप सोचना, जाके आगे चल के पढ़ेंगे थोड़ा बहुत जानेंगे। लेकिन देखो, ये फिजिक्स बताती है आपके आसपास जितना कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक, और इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, मतलब फिजिक्स की एक्चुअल जो डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शंस बिटवीन देम अलोंग विद द फंडामेंटल लॉज गवर्निंग द यूनिवर्स। अब ये इसी दो लाइन को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के अंग्रेजी डाल के लिख दिया गया। देखो, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर क्या है? हम सब किस चीज से बने हो? मैटर से। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, आपने तीन स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब पढ़ के पढ़ा होगा आप लोगों ने। हालांकि बहुत स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, चलो इतना जान लेते हैं। ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं एनर्जी से? अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ मेरी वोकल है, मतलब ये साउंड एनर्जी है, कैसे ट्रांसमिट हो रही, माइक तक कैसे जा रही है। तो देखो, मैटर का इंटरेक्शन यहाँ पर भी तो हो रहा है। तो मैटर का इंटरेक्शन और कौन से लॉ हैं जो इनको गवर्न कर रहे हैं, कौन से नियमों से ये सब चल रहा है, फिजिक्स इसकी स्टडी। बात समझ के? आसान भाषा में। अब ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये ग्रीक वर्ड फिजिक्स से आया है, जिसका मतलब है नेचर। इसका नाम ही नेचर से आया। और फिजिक्स में वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन वॉट। क्या से ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा है, ये तो आप सबको दिख ही रहा है। अगर फिजिक्स नहीं जानोगे तब भी दिखेगा, आसमान नीला तो तब भी दिखेगा। लेकिन फिजिक्स कहती है कि क्यों हो रहा है, नीला तो है लेकिन क्यों नीला है, लाल पीला क्यों नहीं है, पीला तो हो जाता है, ये हरा क्यों नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? और फिजिक्स जो ब्रांच है वो लगभग साइंस की हर ब्रांच में इसके एप्लीकेशंस है। चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, उन सब में फिजिक्स के एप्लीकेशन। तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिसाब से एक दो लाइन लिख लो कि फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। अब बात आती है, भाई ये जो बंदा है, मैं, मेरा पर्सनल फेवरेट है, रिचर्ड फाइनमैन सर। इनके 3 वॉल्यूम भी हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स, इनके जो लेक्चर्स थे वो रिकॉर्ड करे गए थे, उनके वॉल्यूम्स भी हैं। फिर रिचर्ड फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स वॉल्यूम 1, 2, 3। मैं आपसे को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पढ़ो अभी स्टार्टिंग में, लेकिन जब धीरे धीरे समझ जाना तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो, या खरीद सकते हो तो खरीद लेना। पैसा ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप समझने लगना थोड़ी फिजिक्स, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा तब आप उसको स्टार्ट करना। एक दो चैप्टर तो समझ जाओगे, बाद में कहोगे क्या क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, इनकी कुछ बातें थी फिजिक्स को लेकर, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ये भी मैं बता दूं, सर रिचर्ड फाइनमैन। इन्होंने फिजिक्स को लेकर शुरुआत में ही कुछ बातें करी थी। पहली बात इन्होंने क्या करी, वी नो दैट वी डोंट नो ऑल द लॉज येट। भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं अभी। ठीक है, हमें सारे लॉ नहीं पता है, यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, हो सकता है हमें हमें तो ये भी नहीं पता कि कितना कुछ हमें नहीं पता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमें 1% पता है। तुम बात समझ रहे हो? जब ये पता हो कि हाँ इतना है और उसमें इतना पता है, तब तो आप कंप्यूट कर पाओगे ना। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें कितना नहीं पता है। ठीक, पहली बात, अब कंफ्यूज मत होना। नथिंग इन साइंस, इन्होंने एक बात और बोली, नथिंग इन साइंस इज लाइक परमानेंट और एब्सोल्यूट। एनी लॉ इज वैलिड ओनली टिल अनदर लॉ वायलेटिंग द अर्लियर इज नॉट डिस्कवर्ड। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी लॉ परमानेंट नहीं है। आज जो नियम है, हो सकता है बाद में कुछ ऐसी चीज खोज ली जाए जो वो पहले वाले नियम को गलत साबित करते। फॉर एग्जाम्पल,
आइंस्टाइन सर से पहले सबको ये लगता था कि टाइम एब्सोल्यूट है। जब आइंस्टाइन सर ने रिलेटिविटी बताई, अब देखो इस लेवल पे बस इतना जानो, टाइम एब्सोल्यूट का मतलब है ये बोला गया कि टाइम कहीं चेंज नहीं होता। चाहे आप सन पे मेजर करो, कि बहुत बड़े स्टार के ऊपर आसपास जाके मेजर करो, ब्लैक होल के पास जाकर मेजर करो, अर्थ पे मेजर करो, अपनी वॉच पे देखो, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होता। लेकिन आइंस्टाइन सर ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो पता चला टाइम भी रिलेटिव है। यहाँ कुछ और टाइम के मायने हैं, थोड़ी दूर अर्थ से चले जाओगे तो वहां टाइम के मायने कुछ और हो जाएंगे, यहां से वहां का टाइम हो सकता है कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। बात समझ रहे हो? अगर नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं है, रिलेटिविटी भी समझेंगे, थोड़ा बहुत टेंशन मत लो। तो ये एक दो बातें इन्होंने कही, लिखने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर के एंड में डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, यही पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने बोली थी। अब सर रिचर्ड फाइनमैन ने एक बात और बताई, एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ साइंस, मैं नहीं कह रहा हूं एज अ स्टूडेंट मतलब आप क्लास 11th और 12th की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। आप साइंटिस्ट हो, स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, इन्होंने कहा कि हो सकता है नेचर आपको खुद ना बताए कि भाई मैं ऐसे काम करता हूं, तो हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मान लो ये दो बंदे चेस खेल रहे हैं, ठीक। अब हमें चेस में कुछ नहीं पता है, ठीक है, कैसे कौन सा प्यादा कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, क्या करता है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अगर हम हैं, ये कौन है, ये हम लोग हैं, ठीक है, इडियट एटम्स हैं हम लोग बहुत क्यूरियस हैं, जाकर देख रहे हैं कि भैया तुम कैसे खेल रहे हो। और इनको देखते देखते बहुत धीरे धीरे, आसानी, बिल्कुल ध्यान लगाकर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। मान लो हम अपना कंसंट्रेशन घोड़े पर लगा दें कि ये क्या कर रहा है, तो पता चलेगा अच्छा ये जब भी चलता है 2.5 कदम चलता है। हाथी को ध्यान से देखें, क्या है, ये सीधा ही चलता है, ये कहीं ऐसे टेढ़ा वेढ़ा नहीं जाता है। तो ये हो क्या रहा है, हमें नहीं पता था गेम कैसे खेला जा रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे ऑब्जर्व करके पता चला कि इसके नियम क्या क्या है। वही इन्होंने बताया, सेम गोज विथ नेचर। नेचर कैसे काम कर रहा है वो पता चलेगा उसको ऑब्जर्व करके। क्या लिखा है, नेचर इज लाइक अ चेस गेम, इफ यू नो नथिंग, बाय ऑब्जर्विंग सिंसियरली यू विल गेट टू नो सम रूल्स, बट नोबडी कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मूव। अच्छा ये भी है, आप ये तो जान जाओगे कि भाई घोड़ा 2.5 कदम चला, लेकिन मान लो ये नेचर के ही दो बंदे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा नेक्स्ट मूव चलने वाला है, ये कौन सा नेक्स्ट मूव चलने वाला है, ये आपको नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको ऑब्जर्व करते रहोगे, समझते रहोगे, ये पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे ने ये चाल चली तो इसको ये वाली चलनी चाहिए। लेकिन आप 100% श्योर तब भी नहीं हो सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, साइंस में कुछ भी 100% श्योरिटी से कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। फॉर द टाइम बिंग आप बोल सकते हो। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, ठीक है। तो इन्होंने ये भी एक एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं कुछ काम की, कि भाई फिजिक्स जो है कोई एक सिंपल सा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और जैसे जैसे हम लोग मतलब साइंस की दुनिया में काम करते जा रहे हैं, नई नई ब्रांचेस भी खुलती चली जा रही हैं। लेकिन बहुत जो बेसिक हैं, जो हमेशा से चलती आ रही हैं, चलती रहेंगी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। पहली है क्लासिकल मैकेनिक्स, जैसे जिसमें आप लोग फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन ये सब पढ़ते हो, ये है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स। फिर थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम हीट वर्क, एनर्जी इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी आती है। अच्छा और भी कुछ और नई नई ब्रांचेस हैं जो कि हाल ही में मतलब ऐसा नहीं होता कि ये पिछले साल खुली है, ये भी इनके कंपैरिजन में बहुत नहीं है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, जहां पर हम सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, क्या होती है, कैसे काम करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स, भाई स्टार्स की बात करेंगे, प्लैनेट्स की बात करेंगे। फिर आती है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, अगर आप लोगों ने एक नाम सुना हो, बोस, आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट और ये सब, तो ये अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स बना दी गई, ठीक है। एकॉस्टिक्स, स्टडी ऑफ साउंड, ठीक। अब ये मान लो ट्री ऑफ फिजिक्स है, तो इसकी मेन जो ये शुरुआत में 5 ब्रांच लिखी है ये तो है ही। कौन कौन सी, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, ये सब। तो ये 5 तो जरूरी लिख लेना, नीचे वाली भले ना लिखना, नहीं भी लिखते हो, जब मैं बोला करूं लिख लो तो इसका मतलब पॉज करके लिख लो। अब ये पेड़ मत बनाने बैठे जाना, ये तो आपको अच्छा सुंदर दिखाने के लिए मैंने कि हाँ देखो थोड़ा इंगेजिंग लगे इसलिए बना दिया, ठीक है। चलो अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंटिफिक मेथड। जैसे आप मान लो एक इंजीनियर हो या एक साइंटिस्ट हो, आप किसी चीज पर काम कर रहे हो, किसी ऑब्जर्वेशन पे, किसी थियरी पर आप काम कर रहे हो, आपको ये प्रूफ करके देना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है।
सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आप, जैसे मैंने बताया, ऑब्जर्व करोगे, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ऐसे खाली बैठा ऐसे बस हवा में घूर रहा हूं, ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मैं खोजना क्या चाह रहा हूं। नहीं नहीं ये इतना पता है तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन दूसरा स्टेप। इसके बाद वाला ये देखो, ये एरो गया। इसके बाद जब आप ऑब्जर्व कर लोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, फिर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उस पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे कि उसको रिपीट करने की कोशिश करोगे कि जो वहां पर हमने देखा क्या वो लैब में रिपीट कर पा रहा है। तो आप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करोगे। तीसरा क्या है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब जैसे मान लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा कि एक ब्लॉक रखी हुई किसी मेज पर, किसी टेबल पर रखी हुई, एक बंदे ने उसको धक्का दिया तो वो एक्सेलरेट हो गई। अब आपने देखा कि एक्सेलरेट हुई, या आपने क्वालिटेटिव रीजनिंग दी, मतलब आपने बताया कि हाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन कितना एक्सेलरेशन हो रहा है वो अगर आपने बता दिया तो वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी। तो अब आप तर्क देना चालू करोगे, रीजन देना चालू करोगे, जो हमने एक्सपेरिमेंट करा कि उसमें कौन कौन से रीजन हम दे सकते हैं कि ऐसा क्यों क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब आप गणित लगाना स्टार्ट करोगे कि भाई ये हमने देखा, ये एक्सपेरिमेंट करे, ये हमें कुछ कुछ लॉजिक्स मिले। अब इन लॉजिक में फिट होती हुई हमें मैथ, एक्सेलरेशन हो रहा है फोर्स लगाने पे, ठीक है, लेकिन क्या कैसे पता चलेगा कितना होगा, कितनी फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहां तक पहुंचने के लिए आपको इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग में आप एफ इज इक्वल टू एम ए बताओगे। यहां पर क्या है? प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। जब आपने मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, अब देखो आपके पास F इज इक्वल टू एम ए आ गया। आपको पता चला कि अगर 2 किलोग्राम का मास है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस करना है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहिए। नहीं आपको समझ में आ रहा तो मैं बस आपको समझा रहा हूं, वो सब पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, ये सब टेंशन मत लो। तो यहां पर हमें पता तो चल गया, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? अच्छा यानी कि 4 किलोग्राम का अगर मास होगा और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा तो 4 न्यूटन यानी डबल लगाना पड़ेगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए पहले आपने प्रेडिक्ट करा, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला था, फिर आप उसको वेरीफाई करोगे, मतलब मास बढ़ा के देखोगे, फोर्स लगा के देखोगे, ये सब करोगे, अपने मैथमेटिकल मॉडल को आप वेरीफाई करके देखोगे। और लास्ट में मान लो ये अगर करेक्ट आया तो यानी हाँ आपने एक थ्योरी बना ली, मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, सब सही है आपका। लेकिन इन केस अगर ये गलत होगी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी, तो फिर से आपको ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तो बीइंग अ इंजीनियर और साइंटिस्ट या जो भी आप फील्ड में काम करो, ये एक प्रोसेस होता है कोई नई थ्योरी या कोई नया लॉ या कुछ नया कुछ जानने का, ठीक है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जैसे कि नाम ही बता रहा है, क्या है बता दिया, ठीक है, क्वालिटेटिव है, कितना है बताया, क्वांटिटेटिव। फिर मैथमेटिक्स अप्लाई करी, फिर प्रेडिक्ट करा, मतलब क्या होने वाला है, वेरीफाई करा। अगर आपने मान लो थ्योरी कब सही कहलाएगी, जो आपने पेपर पे लिखा है उसके हिसाब से आपने कुछ सोचा कि भाई अगर मेरी थ्योरी सही है तो ऐसा होना चाहिए, वो देखा कि हाँ हो रहा है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। अगर नहीं हुआ कुछ तो इसका मतलब थ्योरी फेल होगी, आप फिर से रिपीट करो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। ये लिख लेना, अच्छी चीज है ये, ठीक है। चलो, अभी तक आपको लग रहा होगा कि सर ये सब बहुत बेसिक सी चीजें, इतना, अरे तो चैप्टर भी तो पहला ही है। अब आपको पहले चैप्टर में मैं क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ाऊंगा ना ये, लेकिन इंटरेस्टिंग है चीजें। मेथड्स टू स्टडी फिजिक्स। देखो मेथड बहुत से हो सकते हैं, अनकन्वेंशनल भी, लेकिन 2 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइडेड है, इस लेवल पे आप इतना जानो। एक है यूनिफिकेशन मेथड। यूनिफिकेशन का मतलब है कि हम फिजिक्स को एज अ अम्ब्रेला पढ़ते हैं, मतलब हम एक लॉ पढ़ेंगे, मान लो एक बहुत बड़ा लॉ हमने पढ़ लिया और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी एक लॉ बहुत सारी चीजों को समझाता है, इसीलिए यूनिफिकेशन नाम दिया गया है। We try to understand diverse physical phenomena in terms of few concepts and laws. For example, same law of gravitation is applied to fall of apple on earth, motion of moon around the earth and motion of planets around sun. अब देखो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, नहीं पता है तो अभी जान लो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। अब ये आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि सेब गिरा तो उन्होंने बताया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सेम लॉ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि वो सेब कैसे गिरा, यही लॉ एक्सप्लेन कर रहा है कि ये मून अर्थ के चक्कर कैसे कैसे लगा रहा है और अर्थ सन के चक्कर कैसे लगा रही। तो देखो इतने सारे डाइवर्स फिनोमेना हमने एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दिए, इसलिए इसे यूनिफिकेशन बोल रहा है। एक दूसरा मेथड है रिडक्शन, इसका जस्ट उल्टा, कि हम बहुत एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बात समझे? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिगर सिस्टम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। जैसे
थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब बल्क सिस्टम, मतलब बल्क का मतलब पूरे पूरे सिस्टम को, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम। ये सब नहीं समझ रहे हो कोई टेंशन नहीं, ये सब नाम सुन के आपको डर लग रहा है, कोई टेंशन नहीं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर बस बताया क्या जा रहा है, यहाँ क्या बोला गया कि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे जो फिनोमेना है, उनको एक लॉ समझा दे रहा है, यूनिफिकेशन। यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े सिस्टम को, बहुत बड़ी थियोरी को, लॉ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझा है। ठीक है, बात समझिए। ये है आपकी यूनिफिकेशन और ये है रिडक्शन अप्रोच। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अप्रोच के बाद आता है मेथड्स टू स्टडी फिजिक्स, के बाद आता है अप्रोचेस टू फिजिक्स। यहां अप्रोच से मतलब है कि भाई हम कितने बड़े सिस्टम्स की स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम मतलब अब जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, आसपास सब कुछ दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, पेन दिख रहा है, तो जितना कुछ आपको नेकेड आई से दिख रहा है उस पर जो फिजिक्स अप्लाई कर रहे हो उसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या मतलब है, फिनोमेना एट द लेबोरेटरी। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब अर्थ पे जो दिख रहा है आपको, जो हो रहा है, जो प्लैनेट्स दिख रहे हैं, ये सब आसपास जो दिख रहा है सब दिख रहा है ना आपको, तो ये होगी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। फिनोमेना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। क्लासिकल फिजिक्स स्टडी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। जैसे लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ोगे, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, ये सब इसके अंदर आता है। माइक्रोस्कोपिक का आसान भाषा में समझो, जो जो दिख रहा है उसकी स्टडी कर रहा हो, तो यानी कि माइक्रोस्कोप। आसान भाषा में, ऐसा कोई 100% इस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आप समझ गए। दूसरा पॉइंट है माइक्रोस्कोपिक। अब ऑब्वियस सी बात है, जो आंखों से नहीं दिख रहा है, जिसके लिए आपको नाम ही माइक्रोस्कोपिक है, इतने छोटे लेवल पे, डील्स विथ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। क्वांटम थ्योरी कम्स अंडर दिस कैटेगरी, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और तीसरी मीजोस्कोपिक, ये थोड़ा नया है। इसमें क्या है कि आप सिर्फ एटम को भी नहीं लोगे कि एक एटम पकड़ के बैठ गए माइक्रोस्कोपिक की तरह, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह, और ना इतने बड़े स्केल पर कि मतलब मैं एटम के रिस्पेक्ट में तो मैं बहुत बड़ा हूं ना, या आप या ये पेन, तो इतने बड़े मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी नहीं, उतने छोटे पर, इसके बीच में। मतलब हम यहां पर बात करेंगे कुछ टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ एटम, यानी कुछ एटम्स की बात करेंगे, 100, 10 से 100 या 1000 एटम्स की, तो ये बीच की अप्रोच है। ये डोमेन इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, डीलिंग विथ फिफ्थ, टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स। दिस इज अ रीसेंट अप्रोच। ये हाल ही मतलब मैं जब कहा करूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कल ही है ये। ठीक है, चलो ये भी इंटरेस्टिंग था। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, उस पूरे चैप्टर का जो एक हाईलाइट है वो ये टॉपिक है। आपने कई बार लोगों को ये सारे टर्म एक साथ यूज करते देखे होंगे और उनके मतलब उनको दिमाग में लगता है कि सबके एक ही हैं। जैसे आपने सुना होगा हाइपोथेसिस। अब ये सुना होगा कि भाई हाइपोथेसिस, कोई लॉ बोल देता है, कोई हाइपोथेसिस बोल देता है। क्या ये सब एक ही होते हैं? नहीं, ये सब अलग अलग है। जैसे हाइपोथेसिस का मतलब होता है अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन और एजम्पशन मेड टू टेस्ट समथिंग, इट इज टेस्टेबल एंड फॉल्सिफिएबल। मतलब आपको बताता हूं, जैसे हमें पता है कि सनलाइट पड़ती है तो प्लांट्स ग्रो करते हैं, लेकिन अगर हमने एक हाइपोथेसिस दे दी, हाइपोथेसिस का मतलब टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, जिसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, ना कोई थियरी है, बस हमने बता दिया कि शायद ऐसा होता होगा, शायद। मतलब हमने कह दिया कि हाँ सनलाइट पड़ती है तो प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो इसका मतलब अगर मैं सनलाइट की इंटेंसिटी को डबल कर दूंगा तो क्या प्लांट्स की ग्रोथ भी डबल हो जाएगी? ऐसा मैंने बोल दिया, बस बोल दिया शायद। तो ये हाइपोथेसिस है। If plants grow faster with more sunlight, then increasing sunlight should increase growth। अब ये जो मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, ना तो इसके मेरे पास कोई प्रूफ है, ना कोई थियरी है जो इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट कर सके, तो ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है जो मैंने सोचा है। आप किसी फिनोमेना को देखते हो और पहली बार जो आपके दिमाग में आ रहा है कि शायद ऐसा ऐसा होता होगा, वो हाइपोथेसिस है। बात समझ के, आसान बात। अब बात आती है थियरी। थियरी यहां पर बिल्कुल ही अलग है। अ वेल टेस्टेड, widely accepted explanation supported by lots of experiments and evidence। यहां पर हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, हमारे पास कुछ मैथमेटिकल प्रूफ भी होते हैं, और ये वाइडली एक्सेप्टेड, हम लोग सब लोगों को ये एक्सेप्टेड होता है कि हाँ भाई ये जो थियरी कह रही है वो सही है। इसे वेल टेस्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन जो है वाइडली एक्सेप्टेड है और इसके टेस्ट भी हो। यहां कुछ नहीं था, यहां बस बोल दिया गया, आपने कुछ बोल दिया, ये मान लिया गया। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ये भी तो एक थियरी है। अब ये आपने बहुत सुना होगा एक्सियम। अब ये क्या है? ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, एक्सेप्टेड विथआउट प्रूफ। मेनली इन मैथमेटिक्स में ये यूज होता है एक्सियम, या बहुत लोग एक्सियोम पढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने कह दिया 2 और 2 4 होते हैं। अब आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि ये किसने बताया, इसका कोई प्रूफ है कि 2 और 2 4 होते हैं? नहीं,
ये मान लिया गया, मान लो सैकड़ों साल पहले मान लिया गया 2 और 2 4 होते हैं, 1 और 1 2 होते हैं, और ये एक्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया कि हाँ भाई 2 2 4 मानना है, मतलब नंबर सिस्टम को हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये आपका एक एक्सियम है, 2 + 2 = 4। ये एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, इसके ना तो कोई प्रूफ है ना एक्सपेरिमेंट। उसी तरह ये पोस्टुलेट भी है। अब ये बिल्कुल एक्सियम की तरह है, ये भी एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, लेकिन इसको जनरली ज्योमेट्री में यूज करते हैं। वेरी सिमिलर टू एन एक्सियम बट यूज्ड मोर इन स्पेसिफिक सिस्टम्स लाइक ज्योमेट्री, जैसे कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अब आपको पता होगा पैरेलल लाइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। क्या मिलती है तुम खुद सोचो, पैरेलल लाइन कैसे मिल गई जाके इन्फिनिटी पे? कोई चेक करने गया है? हमने मान लिया ये एक एविडेंट ट्रूथ है। तो यहां पर ये दोनों एक ही टर्म है, बस पोस्टुलेट को जनरली हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, देखो कितना इंटरेस्टिंग, चारों अलग अलग नाम है, अलग अलग मीनिंग है। बहुत लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मतलब कि सब एक ही है, मिला देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। यहाँ पर एक टेबल बनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देख लो। जैसे टर्म जो हाइपोथेसिस है, क्या इसके लिए प्रूफ नीडेड है? हाँ बिल्कुल नीडेड है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ अभी तक है ही नहीं, इसीलिए तो हाइपोथेसिस है। यस, टू वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जो आपने तो बोल दिया हाँ ऐसा होता होगा, कैसे पता है होता होगा? आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। टेस्टेबल, क्या टेस्ट करी जा सकती है? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। कहाँ यूज होती है? साइंस में। स्ट्रेंथ क्या होती है? वीकेस्ट। जैसे आप किसी को कोई फिनोमेना आपने देखा, आप अपने टीचर को जाके बोलो सर मैं सोच रहा हूं ऐसे ऐसे होता होगा, तो टीचर भी हाँ ठीक है। अभी आपसे टीचर पूछे न्यूटन थर्ड लॉ बताओ, तुरंत झट से बता दोगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताओ, तुरंत बता दोगे। लेकिन आपको कुछ उसने दिखाया और कहा इसको एक्सप्लेन करो, आप अपनी मर्जी से कुछ कुछ बोल रहे हो, तो ये आपकी हाइपोथेसिस है, इसके कोई प्रूफ या आपके पास कुछ नहीं। जब वो प्रूफ करोगे तब बात अलग है, तो इसलिए वीकेस्ट है। थियरी क्या है? थियरी ऑलरेडी टेस्टेड है। टेस्टेबल, क्या इसे और टेस्ट करा जा सकता है? देखो किसी भी थियरी को हम बार बार टेस्ट कर सकते हैं और उसमें और ज्यादा इनपुट दे सकते हैं, मतलब उसको स्ट्रांग और ज्यादा बनाया जा सकता है। तो टेस्टेबल तो ये होती है, साइंस में यूज होती है और बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब स्ट्रांग, अगर आप किसी थियरी की बात करो जैसे थियरी ऑफ रिलेटिविटी, तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, फिर बात आती है एक्सियम। क्या इसका कोई प्रूफ होता है? नहीं, ये तो मान लिया गया है ना कि हाँ ये सत्य है। टेस्टेबल, नो। 2 और 2 4 में क्या टेस्ट करोगे? यूज्ड इन मैथमेटिक्स। और स्ट्रेंथ क्या है? एब्सोल्यूट। यहाँ वीक और स्ट्रांग का मतलब ही नहीं, ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब इसको छेड़ नहीं सकते हो। ठीक है, फिर पॉस्टुलेट, ये भी एक्सियम ही है। नो नो, ये भी मैथमेटिक्स में यूज होता है। एब्सोल्यूट विद इन सिस्टम, इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्री की, मतलब ये पर्टिकुलर ब्रांच में यूज करा जा रहा है। ये जो टर्म है, कंफ्यूज मत होना, एक्सियम मतलब जनरल टर्म, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ वो जनरल टर्म है, ज्योमेट्री में यूज करा गया, इसका मतलब पोस्टुलेट। ठीक, अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसी थियरी के अगर प्रूफ मिल जाए, मतलब थियरी को अगर हम और ज्यादा बड़ा कर पाए तो वो एक लॉ बन जाएगा। बिल्कुल गलत। थियरी और लॉ दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन के आंसर देते हैं। देखो ध्यान से समझो, लॉज एंड थियरीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज, नॉट डिफरेंट स्टेजेस। ऐसा नहीं कि थियरी लॉ बन जाएगा, थियरी कभी लॉ नहीं बनती। ठीक है, अ थियरी नेवर अपग्रेड्स इनटू अ लॉ, नो मैटर हाउ मच एविडेंस इट गेट्स। मान लो थियरी ऑफ रिलेटिविटी की ही अभी हम बात करें, आइंस्टाइन ने बताया, ठीक, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या ये कभी लॉ बन पाएगा? जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें एविडेंस अभी हम खोज ही रहे हैं और ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो थियरी के आप मैथमेटिक्स इंप्रूव कर सकते हो और ज्यादा एविडेंस ला सकते हो, लेकिन वो लॉ कभी नहीं बनेगा। तो यहां पर दो अलग अलग आंसर के दो अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। दे आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस। पहला लॉ, लॉ क्या कहता है? व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, ये कौन बताता है? लॉ। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेब गिरा तो वो कैसे गिरा? ग्रेविटेशन है, अर्थ ने खींच लिया उसको, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। खींच लिया मतलब दोनों में अट्रैक्शन है। ठीक है, थियरी क्या करती है? वाई डज इट हैपन, ये बताता है। लॉ बताता है क्या होता है, थियरी बताती है क्यों होता है। तो थियरी लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। जैसे थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इसने बताया कि अच्छा ठीक है ग्रेविटेशन तो होता है, लेकिन स्पेस टाइम कर्व हो जाता है, इसलिए ग्रेविटेशन पैदा होता है। लॉ ने तो बता दिया ग्रेविटेशन है, क्या है ये बता दिया, लेकिन थियरी बताती है क्यों है। बात समझिए कितना इंटरेस्टिंग था। इन टर्म्स को बच्चों देख जरूर लेना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, अब आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। अब ये देखो कितना बढ़िया थैंक यू आ गया है, आइंस्टाइन सर का बढ़िया फोटो लगा है। एक इन्होंने बहुत अच्छी बात करी, उस चैनल का मोटो भी यही है। क्या बात कही? आई हैव नो स्पेशल टैलेंट। अब वो ठीक है कि हमारे आपके लिए ये बात ऐसा लगेगा कि बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है। आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस, बिल्कुल सही बात। इन्होंने कहा मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं,
बस मैं पैशनेटली क्यूरियस हूँ, मैं बहुत जिज्ञासु आदमी, मुझे जानने की इच्छा है, मुझे हर चीज जाननी है, मुझे यूनिवर्स कैसे काम करता है जानना है। तो इसी जानने की इच्छा ने इन्हें क्या बना दिया, जीनियस। दुनिया जिसे इडियट कहती है, बाद में वो जीनियस बन जाता है बिकॉज ऑफ हिज और हर क्यूरियोसिटी। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे आपसे चैप्टर 2 में। इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना जाके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। Bye! See you next time!